धरती सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन हर किसी के लालच को नहीं। महात्मा गांधी। नमस्कार और स्वागत है आज की इस विशेष चर्चा में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की गहराई में उतर रहे हैं। वन अधिकार अधिनियम, मतलब फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, FRA 2006। ये विषय आजकल फिर से चर्चा में, क्योंकि जनजातीय मामलों के मंत्रालय यानी मोटा ने सुप्रीम कोर्ट में इस कानून का, आप कह सकते हैं, पुरजोर बचाव किया है। और हमारी आज की ये जो पूरी बातचीत है, ये इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक काफ़ी विस्तृत रिपोर्ट पर आधारित है। उस रिपोर्ट में मंत्रालय ने जो जवाबी हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया है, उसके जो मुख्य तर्क है, उनका खुलासा किया गया है। हाँ, और ये विश्लेषण जो है ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए तो खैर बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि ये विषय प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से अहम है, खासकर अगर हम देखें तो जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के लिए। और साथ ही ये उन सभी जागरूक श्रोताओं के लिए भी उपयोगी है जो भारत के वन, आदिवासी समुदाय और उनसे जुड़े मतलब थोड़े जटिल कानूनी और सामाजिक मुद्दों को समझना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है कि मंत्रालय के तर्कों को समझें, कानून के महत्व को परखें और जो विवाद हैं उनकी परतें खोलने की कोशिश करें। तो चलिए इस कानूनी दांव-पेंच और सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दे की तह तक चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। तो सबसे पहले यही समझना जरूरी है कि आखिर ये वन अधिकार अधिनियम 2006 है क्या, इसे क्यों लाया गया था और अब इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती क्यों दी जा रही है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। जी देखिए, एफआरए 2006 को लाने के पीछे एक ऐतिहासिक संदर्भ है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था अनुसूचित जनजातियों यानी एसटीज और अन्य पारंपरिक वन निवासियों ओटीएफडीज जिन्हें कहते हैं, उनके वनभूमि और संसाधनों पर अधिकारों को मान्यता देना। उनको वो अधिकार देना जो पीढ़ियों से उनके पास थे, वो वहां रहते आए हैं लेकिन कभी औपचारिक रूप से दर्ज नहीं हुए थे। असल में ब्रिटिश काल में और उसके बाद भी जो वन कानून बने, उन्होंने कई बार इन समुदायों को उनकी ही जमीन पर अतिक्रमणकारी जैसा बना दिया था। तो ये कानून एक तरह से उस ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने का एक प्रयास था। इस कानून में व्यक्तिगत अधिकार हैं, सामुदायिक वन अधिकार हैं, उनकी मान्यता की पूरी प्रक्रिया है। फिर ये अधिकार किस तरह के होंगे, जैसे रहने का अधिकार, खेती का, गौण वनोपज इकट्ठा करने का और हाँ, सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन का अधिकार भी। और दावों के लिए किस तरह के सबूत माने जाएंगे, ये सब इसमें बताया गया है। और इसमें जो ग्राम सभा है उसको केंद्रीय भूमिका दी गई है। अब जहां तक चुनौती की बात है, तो 2020 में वाइल्ड लाइफ फर्स्ट नाम की एक गैर लाभकारी संस्था है और कुछ अन्य याचिकाकर्ता भी थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन आईए दायर की और इस याचिका में एफआरए 2006 और जो इसके तहत 2012 में नियम बने थे, उनकी संवैधानिक वैधता पर ही सवाल खड़ा कर दिया गया। उनका मुख्य तर्क ये था कि ये कानून संसद की विधायी क्षमता लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस से बाहर है, यानी संसद के पास ऐसा कानून बनाने का अधिकार ही नहीं था और ये संविधान के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन भी करता है। अच्छा, तो मतलब ये मामला सीधे कानून की बुनियाद पर ही सवाल उठा रहा है। जी हाँ। और इसी याचिका के जवाब में, जैसा हमने कहा, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने अपना विस्तृत जवाबी हलफनामा दायर किया है। तो मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या मुख्य दलीलें रखी हैं? लगता तो है कि मंत्रालय ने बचाव बहुत मजबूती से किया है। बिल्कुल, मंत्रालय का पक्ष काफी सशक्त है और कई आयामों वाला है। उन्होंने सिर्फ कानून की संवैधानिक वैधता का ही बचाव नहीं किया है, बल्कि इस बात पर भी बहुत जोर दिया है कि एफआरए सिर्फ जमीन के कुछ टुकड़े या पट्टे देने वाला कानून भर नहीं है। इसका उद्देश्य इससे कई ज्यादा बड़ा और गहरा है। मंत्रालय का कहना है कि ये कानून जो वन निर्भर समुदाय हैं, उनकी गरिमा, उनकी आजीविका और उनकी जो एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है, उसको पुनर्स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। वो पहचान और अधिकार जिन्हें ऐतिहासिक रूप से, आप कह सकते हैं, नजरअंदाज किया गया या जिनसे उन्हें वंचित रखा गया था। हाँ, ये बात माती बहुत महत्वपूर्ण है कि इसे सिर्फ भूमि सुधार या संपत्ति के अधिकार के नजरिए से ना देखें, बल्कि मानवीय गरिमा और सांस्कृतिक अधिकारों के व्यापक दायरे में समझें। यहीं पर एक और दिलचस्प बात आती है। अक्सर ये सुनने में आता है, ये तर्क दिया जाता है कि वन अधिकार देने से वनों और वन्य जीवों के संरक्षण पर बुरा असर पड़ता है। क्या मंत्रालय ने इस आम धारणा या आरोप का भी खंडन किया है? हाँ, बिल्कुल किया है। मंत्रालय ने इस दावे को स्पष्ट रूप से भ्रामक कहा है, मिसलीडिंग। ये जो सोच है
कि वनवासी समुदायों के अधिकार वन्य और वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों में बाधा डालते हैं। मंत्रालय के अनुसार ये न सिर्फ गलत है बल्कि जमीनी हकीकत के भी उलट है। उन्होंने अपने हलफनामे में बैगा और संथाल जैसे कई स्वदेशी समुदायों का उदाहरण भी दिया है। मंत्रालय का कहना है कि ये समुदाय तो पीढ़ियों से अपनी पारंपरिक प्रथाओं और ज्ञान के जरिए वन्य जीवों के साथ सह अस्तित्व में रहते आए हैं, बल्कि कई बार तो उनका संरक्षण और संवर्धन भी करते रहे हैं। उनका तर्क ये है कि इन समुदायों का जो पारंपरिक ज्ञान है और उनकी जो टिकाऊ प्रथाएं हैं, वो असल में संरक्षण के प्रयासों में सहायक हो सकती हैं, बाधक नहीं। उन्हें संरक्षण प्रक्रिया से अलग रखने के बजाय उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना शायद ज्यादा प्रभावी हो सकता है। ये एक तरह से जो किलेबंदी वाला संरक्षण मॉडल है ना, फोर्ट्रेस कंजर्वेशन, उसको चुनौती देता है। ये वाकई एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है और यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए भी ये समझना ज़रूरी है कि संरक्षण की बहस में ये जन केंद्रित बनाम किलेबंदी मॉडल पर अक्सर चर्चा होती है और एफआरए इस जन केंद्रित दृष्टिकोण को एक कानूनी आधार देता है। खैर, अब थोड़ा और विशिष्ट होते हैं। याचिका में 2012 के नियमों के कुछ खास प्रावधानों पर भी सवाल थे, जैसे सामुदायिक अधिकार की परिभाषा थोड़ी अस्पष्ट है, या लघु वनोपज यानी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का निपटान और उसका कथित व्यावसायिक दुरुपयोग, और गैर एसटी समुदायों को अधिकार देने जैसे मुद्दे। इन पर मंत्रालय का क्या कहना है? हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि कानून कितना प्रभावी होगा ये तो उसके नियमों के लागू होने पर ही निर्भर करता है। तो सबसे पहले समुदाय की परिभाषा पर आते हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि ये परिभाषा स्पष्ट नहीं है, इसका दुरुपयोग हो सकता है। शायद ऐसे समूह भी दावा कर दें जिनका पारंपरिक संबंध ना हो। लेकिन मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कानून की धारा 2A में साफ लिखा है कि दावेदार कोई व्यक्ति हो सकता है, व्यक्तियों का समूह हो सकता है या समुदाय हो सकता है। शर्त यह है कि वो मुख्य रूप से वनों में रहता हो और अपनी वास्तविक आजीविका की जरूरतों के लिए वनों या वनभूमि पर निर्भर हो। और यहां मंत्रालय ने 2013 के नीमगिरी ओडिशा वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का हवाला दिया। ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। इसने न केवल नीमगिरी पहाड़ियों की डोंगरिया कौंध जनजाति के सांस्कृतिक, धार्मिक और सामुदायिक अधिकारों को मान्यता दी, बल्कि ये भी स्थापित किया कि किसी क्षेत्र पर सामुदायिक अधिकारों या सांस्कृतिक धार्मिक जुड़ाव का निर्धारण करने का अंतिम अधिकार ग्राम सभा का है। ये निर्णय ग्राम सभा को ताकत देता है और ये सुनिश्चित करता है कि अधिकारों का निर्धारण स्थानीय स्तर पर हो, जहां समुदाय की समझ सबसे गहरी होती है। यूपीएससी के नजरिए से देखें तो ये विकेंद्रीकरण और सहभागी शासन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अच्छा, यानी मंत्रालय कह रहा है कि समुदाय की परिभाषा ठीक है और नियमगिरी फैसले ने ग्राम सभा की भूमिका को स्थापित कर दिया है, जो दुरुपयोग रोक सकती है। अब बात करते हैं लघु वनोपज एमएफपी की। आरोप था कि एफआरए के तहत एमएफपी का व्यावसायिक और बड़े पैमाने पर निष्कर्षण हो रहा है, जो जंगलों को नुकसान पहुंचा रहा है। इस पर क्या जवाब है? देखिए, मंत्रालय ने इस आरोप को पूरी तरह से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे दावों को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत या रिपोर्ट है ही नहीं कि एफआरए की वजह से एमएफपी का बड़े पैमाने पर अव्यवस्थित या नुकसानदेह निष्कर्षण हो रहा है। एमएफपी में सिर्फ तेंदुपत्ता या महुआ ही नहीं है, इसमें बांस, सूखी लकड़ी, झाड़ियां, तरह तरह के फल, कंदमूल, गोंद, रेजिन, कुकून, शहद, मोम, लाख, बहुत सी चीजें शामिल हैं। असलियत ये है, जैसा मंत्रालय ने बताया, कि लगभग 10 करोड़ आदिवासी और अन्य पारंपरिक वनवासी अपनी रोजी रोटी के लिए सीधे तौर पर एमएफपी पर निर्भर हैं। अगर अप्रत्यक्ष निर्भरता जोड़ लें तो ये संख्या और भी बहुत ज्यादा होगी। ये उनके जीवन का आधार है। कानून और नियम ये सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं कि एमएफपी के संग्रहण, उपयोग और निपटान पर समुदायों का अधिकार हो, न कि ठेकेदारों या बिचौलियों का एकाधिकार रहे। इससे इन समुदायों का शोषण रुकता है और उन्हें आर्थिक रूप से ताकत मिलती है। सरकार ने एमएफपी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी योजना भी शुरू की है और ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन लिमिटेड यानी ट्राइफेड के माध्यम से वन धन केंद्रों का समर्थन कर रही है। ये वन धन केंद्र समुदाय के स्वामित्व वाले मार्केटिंग और वैल्यू एडिशन केंद्र हैं। तो ये सिर्फ निकालना नहीं है,
बल्कि एक संगठित और टिकाऊ आजीविका व्यवस्था बनाने का प्रयास है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो। हाँ, ये तो स्पष्ट है कि एमएफपी सिर्फ जंगल से कुछ चीजें इकट्ठा करना भर नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की अर्थव्यवस्था और आजीविका सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत अहम पहलू है, और एफआरए इसे कानूनी आधार देता है। अच्छा, एक और तकनीकी लेकिन महत्वपूर्ण बात, कानून में किसी सनसेट क्लॉज का न होना। मतलब अधिकारों के दावे पेश करने के लिए कोई आखिरी तारीख तय नहीं की गई है। याचिका में शायद इस पर भी आपत्ति थी। मंत्रालय ने इसका बचाव कैसे किया? जी हाँ, इस पर भी सवाल उठाया गया था। मंत्रालय ने साफ किया कि कानून में जानबूझकर कोई सनसेट क्लॉज या अंतिम तिथि नहीं डाली गई है। उनका तर्क है कि ऐसी कोई मनमानी समय सीमा थोपना समानता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। ये उन लाखों पात्र व्यक्तियों और समुदायों के साथ अन्याय होगा जो अलग अलग कारणों से, जैसे जानकारी न होना, प्रक्रिया की जटिलताएं, दूर-दराज के इलाकों में रहना या प्रशासनिक सुस्ती, इन सब वजहों से एक तय समय सीमा में दावा दायर नहीं कर पाए। मंत्रालय का मानना है कि अधिकारों की मान्यता एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए, जब तक कि सभी पात्र दावेदारों के अधिकारों को दर्ज नहीं कर लिया जाता। एक अंतिम तिथि तय कर देने से कानून का जो मूल उद्देश्य है, यानी ऐतिहासिक अन्याय को सुधारना, वही शायद विफल हो जाए। ये सुनिश्चित करता है कि न्याय का दरवाजा हमेशा खुला रहे। ये तर्क भी महत्वपूर्ण लगता है, खासकर जब हम उन समुदायों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को देखते हैं जिनके लिए ये कानून बना है। अब आते हैं उस सबसे बुनियादी और शायद सबसे गंभीर सवाल पर जो याचिका के केंद्र में था, कानून की संवैधानिक वैधता और इसे बनाने की संसद की विधायी क्षमता पर जो सवाल उठाए गए थे। इस पर मंत्रालय का अंतिम रुख क्या रहा? इस मुद्दे पर मंत्रालय का रुख बिल्कुल स्पष्ट और दृढ़ है। उन्होंने अपने हलफनामे में साफ तौर पर कहा है कि देश की जो सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है, यानी संसद, उसकी इस ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कानून को बनाने की क्षमता पर संदेह करने का कोई ठोस संवैधानिक या कानूनी आधार है ही नहीं। मंत्रालय का कहना है कि संसद ने संविधान ने जो शक्तियां दी हैं, उन्हीं के दायरे में रहकर ये कानून बनाया है। उन्होंने उन संवैधानिक प्रावधानों का भी जिक्र किया जो संसद को जनजातीय कल्याण और वनों से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देते हैं। संक्षेप में कहें तो मंत्रालय ने कानून की संवैधानिकता और संसद की क्षमता पर उठाए गए सभी सवालों को निराधार बताया है। तो इन सभी दलीलों और तर्कों का निचोड़ क्या निकलता है? अगर हम इस पूरे मामले को और मंत्रालय के जवाब को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो इसका कुल मतलब क्या है? ये सिर्फ एक कानूनी मामला है या इसके गहरे मायने हैं? हाँ, यहाँ जो बात समझने वाली है वो ये है कि ये मामला सिर्फ एक कानून विशेष की व्याख्या या उसकी वैधता तक ही सीमित नहीं है। ये भारत में वन अधिकारों, पर्यावरण संरक्षण, आदिवासी और अन्य वनवासी समुदायों की आजीविका, उनकी गरिमा और उनके भविष्य, इन सब के बीच एक बहुत ही नाजुक और जटिल संतुलन बनाने का जो बड़ा और लगातार चलने वाला संघर्ष है, उसको दिखाता है। मंत्रालय का जवाब ये स्थापित करने का एक मजबूत प्रयास है कि एफआरए 2006 केवल भूमि के पट्टे बांटने का या वन संसाधनों के उपयोग का एक प्रशासनिक तरीका भर नहीं है, बल्कि ये ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने, संरक्षण में स्थानीय समुदायों की सकारात्मक भूमिका को मान्यता देने, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने और सबसे बढ़कर उन्हें निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनाने का एक कानूनी ढांचा है। ये दिखाता है कि कैसे एक कानून, उसकी सही व्याख्या और उसका प्रभावी कार्यान्वयन लाखों लोगों के जीवन और हमारे साझा पर्यावरण दोनों पर कितना गहरा और सकारात्मक असर डाल सकता है। विकास के सिद्धांतों से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए इन विभिन्न आयामों, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, कानूनी और शासन संबंधी को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा, ये बहुआयामी मुद्दा है। तो आज की इस गहन चर्चा से कुछ मुख्य बातें जो सामने आई हैं, उन्हें संक्षिप्त में दोहरा लेते हैं ताकि हमारे श्रोताओं, खासकर यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए ये बिंदु स्पष्ट हो जाएं। पहला, वन अधिकार अधिनियम 2006 सिर्फ भूमि का पट्टा या मालिकाना हक देने वाला कानून नहीं है। इसका दायरा कहीं ज्यादा व्यापक है और ये आदिवासी व अन्य पारंपरिक वनवासी समुदायों की गरिमा, उनकी आजीविका सुरक्षा और उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान से गहराई से जुड़ा हुआ है। दूसरा, जनजातीय मामलों के मंत्रालय का स्पष्ट मानना है कि वन अधिकार और वन संरक्षण एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि पूरक हो सकते हैं। पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी से संरक्षण के प्रयास और अधिक प्रभावी और टिकाऊ बन सकते हैं। तीसरा, लघु वनोपज यानी एमएफपी करोड़ों लोगों की आजीविका का आधार है।
ये कानून एमएफपी पर समुदायों के अधिकार को मान्यता देकर ठेकेदारी प्रथा को खत्म करके और एमएसपी व वन धन केंद्रों जैसी पहलों के माध्यम से उनके आर्थिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। और चौथा, सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने और वन संसाधनों के प्रबंधन में ग्राम सभा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और केंद्रीय है, जैसा कि नियमगिरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी रेखांकित किया था। ये जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और विकेंद्रीकरण को मजबूत करता है। जी। और जाते जाते श्रोताओं के लिए, विशेषकर हमारे यूपीएससी अभ्यर्थी श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगा जिस पर वे सोच सकते हैं। हम आधुनिक विकास की जो बढ़ती ज़रूरतें हैं, पर्यावरण संरक्षण के जो अनिवार्य लक्ष्य हैं और उन समुदायों के सदियों पुराने पारंपरिक अधिकार और जीवन शैली, इनके बीच एक स्थायी और न्यायपूर्ण संतुलन कैसे स्थापित कर सकते हैं? वो समुदाय जो हमेशा से इन वनों के सहवासी रहे हैं और कई मामलों में संरक्षक भी। इस अत्यंत नाजुक संतुलन को साधने में कानून, नीतियों और सबसे महत्वपूर्ण जमीनी स्तर पर उनके प्रभावी और संवेदनशील कार्यान्वयन की क्या भूमिका होनी चाहिए? ये सिर्फ एक अकेडमिक सवाल नहीं, बल्कि भारत के शासन और नीति निर्माण के सामने एक वास्तविक, निरंतर चुनौती है। बहुत ही प्रासंगिक और सोचने पर मजबूर करने वाला प्रश्न। इसी के साथ आज के इस विचार विमर्श में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमें आशा है कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पर आधारित ये विस्तृत विश्लेषण यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए उपयोगी साबित होगा और सामान्य श्रोताओं को भी वन अधिकार अधिनियम से जुड़े इस महत्वपूर्ण और जटिल विषय की बेहतर समझ प्रदान करेगा। अगर इस विषय पर आपके कोई प्रश्न है या आप किसी अन्य समसामयिक मुद्दे पर ऐसी ही गहराई से चर्चा चाहते हैं तो नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें ज़रूर बताएं। हमारे काम को समर्थन देने और ऐसे और विश्लेषणों से अपडेट रहने के लिए कृपया इस चर्चा को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई पड़ताल के साथ। नमस्कार।